देखो, अभी लास्ट टाइम देखो हमने सारे टॉपिक्स कर लिए थे कवर इसके, ठीक है। मतलब अपना एएम जीएम एचएम हो चुका है, मीन मीडियन मॉड हो चुका है, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल हो चुका है। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो इसका पूरा थियोरी पहले डिस्कस करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा थियोरी करेंगे। उसका जितने भी सम हमने सब ऐसे एक एक करके किए थे, वो सारे हम मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन है वो सब एक साथ करेंगे। तो आपका हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो वापस से एक बार रिवाइज कर लेगा, ठीक है। देखो, ये सबको टेबल क्लियर है। हमने मीन मीडियन मॉड हमने किया था, ये सब सबको क्लियर है, ठीक है। मीन के 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे, मीडियन के भी 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे, मॉड के भी 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे, सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज देखो, ये एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन मीडियन मॉड। जब देखो, जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूंगा ना, तो समझ जाना मैं मीन मीडियन मॉड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड बोलूंगा तो समझ जाना कि मीन मीडियन मॉड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला देखो मैंने, ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन मीडियन मॉड इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब देखो ये क्या बोलना चाहता है कि जो मीन मीडियन मॉड होता है वो डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर और चेंज ऑफ स्केल के ऊपर। अब पहले चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये लाइन का मतलब क्या था, ये लाइन क्या बोलना चाहता है कि मीन मीडियन मॉड को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबका फर्क पड़ता है। अब बोलोगे सर सबका फर्क पड़ता है मतलब क्या, मतलब देखो फॉर एग्जांपल अभी समझो ना, मैंने तुम लोगों को ना 10 नंबर दिए, मैंने बोला 101 से लेके 110 तक का नंबर्स लो और इसका मीन निकालो। क्या निकालो, मैंने क्या बोला, 101 से लेके 110 तक के नंबर्स दिए और बोला कि इसका मीन निकालो। कैसे निकालोगे मीन बताओ, सबको प्लस करोगे और डिवाइड बाय जितने नंबर्स थे यही करोगे ना, ठीक है। अच्छा अभी समझो ये रो वाले क्या कर रहे हैं, सबको प्लस करके डिवाइड बाय एन कर रहे हैं, चलो मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये रो वाले थोड़ा स्मार्टनेस दिखाए, इन्होंने क्या किया, सारे नंबर्स को ना किसी नंबर से माइनस करके छोटा कर लिया। जैसे ये लोग ने क्या किया, सबको 100 से माइनस कर दिया, सारे नंबर्स को 100 से माइनस कर लिया। तो अब इनके पास नंबर्स क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इनको नंबर्स क्या दिए थे, 101 से लेके 110 तक। तो ये लोग ने तो डायरेक्ट जो नंबर थे उसी को सॉल्व करना स्टार्ट किया, पर इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया। इन्होंने क्या किया, सारे नंबर्स को 100 से माइनस किया, सारे नंबर्स को 100 से क्या, मतलब पहले नंबर्स को थोड़ा छोटा किया। अब उस नंबर का मीन निकाले, तो मुझे बताओ इनको जो मीन आएगा और इनको जो मीन आएगा सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, सेम आएगा कि अलग आएगा, अलग आएगा। बस पहले भी इतना ही बताओ, सेम आएगा कि अलग आएगा। क्यों, क्योंकि ये लोग कैलसी पे क्या करने वाले हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा करने वाले हैं, और तुम लोग क्या करने वाले हो, 101 प्लस 102 प्लस 103 ऐसा करने वाले। तो तुम्हारा जो टोटल आएगा, इनका जो टोटल आएगा सेम ही आएगा क्या, नहीं। तो तुम्हारा मीन और इनका मीन क्या आएगा, अलग। मतलब जब इन्होंने डेटा को माइनस किया तो आंसर पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा ना। तो उसी को तो हम डिपेंडेंट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं। मतलब ये लाइन क्या बोलना चाहता था कि मीन मीडियन मॉड तीनों को ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ता है। इसका मतलब अगर आप ओरिजिनल डेटा में कुछ भी ऐड करो या ओरिजिनल डेटा में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो या कुछ भी मल्टीप्लाई करो या कुछ भी डिवाइड करो, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। डिपेंडेंट मतलब चेंज होगा, उससे फर्क पड़ेगा। सबको क्लियर है ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं सब एक एक करके बता रहा हूँ। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब समझा क्या था, प्लस माइनस। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या था, अगर मैं ओरिजिनल डेटा में कुछ भी ऐड करूँ तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करूँ तो पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूँ तो, डिवाइड करूँ तो पड़ेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएगा, आपको ऐसा बोलेगा मीन इज डैश ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट क्या आएगा, डिपेंडेंट। मीन डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर कि नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, मतलब फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है मतलब डिपेंडेंट है, समझा। अगर आपको फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डैश इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, तो ऑप्शन में देगा मीन या ऐसा कोई भी ऑप्शन देगा, तो मीन मीडियन मॉड अगर रहेगा ऑप्शन में तो उसको टिक करोगे। तीनों नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। क्या हो सकता है, तीनों ऑप्शन देगा तो ऑल ऑफ द अबव भी लिख के देगा, समझा। आपको बोलेंगे डैश इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, ऑप्शन दिया मीन मीडियन मॉड ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव सबको फर्क पड़ता है। कोई डाउट है किसी को अभी तक, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन बोलो या चेंज ऑफ स्केल बोलो, दोनों के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर, कभी कभी ना आपको ऐसा बोलेगा कि इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10, अगर मैं सारे नंबर को प्लस 10 करूं तो मेरे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा।
डिक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा 10 से या डिवाइड होगा 10 से? तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज बाय 10। क्या होगा? बता, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10 देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मीन? तो मीन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मीन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मीन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। सबको क्लियर है? ठीक है। अगर मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं तो मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मीन भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। समझा? डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड, प्लस कर रहा हूं तो प्लस, माइनस करो तो माइनस, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करो तो। कोई डाउट किसी को? समझा? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा आता है, एक इक्वेशन लिख के देंगे आपको, एक इक्वेशन लिख के देंगे, जैसे ये नीचे लिखा है ना इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पता है ना, 3x + 2y ऐसा वाला। एक लीनियर इक्वेशन तुमको लिख के देंगे और तुम्हें x का मीन देंगे, बोलेंगे y का मीन निकालो। तो सिर्फ क्या करने का, जो भी x का वैल्यू दिया रहेगा उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का। मतलब मैंने क्या बोला कि इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक इक्वेशन देंगे और आपको बोलेंगे कि x का मीडियन जो है, x का जो मीडियन है वो 5 है, तो y का मीडियन कितना होगा? तो क्या करने का, इस 5 को x की जगह पे रख देने का। 5 2 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। तो आंसर विल बी 13। कोई डाउट? तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एक तो थियरी वाला, ठीक है, एक तो वो इंक्रीज डिक्रीज का क्या फर्क पड़ेगा, और एक इक्वेशन वाला। तो इक्वेशन वाले को कैसे करना समझाना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उठा के रख देने का उसमें। समझ में आया सबको? ठीक है। एक बार वापस बताओ क्या प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सब रिपीट करो तो याद रहेगा। क्या पढ़ा बताओ? ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी that is mean median mod is dependent on change of origin and change of scale। सबको याद रहेगा, देख के नहीं बोलना है, आपको खुद से बोलने आना चाहिए। ठीक है, वापस बोलो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी that is mean median mod is dependent on change of origin and change of scale। खाली रटना नहीं है, इसका मतलब समझा? ये क्या बोलना चाहता है कि मीन मीडियन मॉड तीनों को ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबका फर्क पड़ता है, मतलब सबके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, उसके नीचे पढ़ो, पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली वो उसके बाद का ही है, तो इस सेकंड पॉइंट समझ लो इसको। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन मीन मीडियन मॉड इज आल्सो सेम। क्या बोल रहे, देखो ये, अगर तुम्हारे सारे नंबर सेम है तो उसका मीन भी सेम आएगा, मीडियन भी सेम आएगा, मॉड भी सेम आएगा। सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि विराट कोहली हर मैच में 50 रन मार रहे तो उसका एवरेज कितना आएगा, उसका मीडियन कितना आया? मीडियन कैसे निकालोगे, सबको अरेंज करोगे और जो बीच में आएगा वो, तो सब 85 है तो बीच में 85 आएगा ना, तो मीडियन भी क्या हुआ? 50। अच्छा, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? तो मीन भी 50, मीडियन भी 50, मॉड भी 50। तो अगर आपके सारे नंबर सेम है तो मीन भी सेम होगा, मीडियन भी सेम होगा, मॉड भी। कॉमन सेंस, समझ में आया सबको? ठीक है। नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देगा, आपको बोलेगा इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन मीन इज व्हाट? सेम। सेम नॉट सेम ऐसा कुछ पूछेगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज 0। क्या मतलब, देखो पहले थोड़ा टेक्निकल वर्ड समझो। देखो, एल्जेब्रिक सम मतलब ऐड करना, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या? ऐड करना। डेविएशन का मतलब माइनस, डिफरेंस। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डेविएशन निकालने का मतलब क्या होता है? डिफरेंस निकालना। तो आपको डिफरेंसेस को ऐड करना है, डिफरेंसेस को क्या करने का है? ऐड। अब थोड़ा आगे पढ़ो, किसका डिफरेंसेस, कहां से डिफरेंसेस? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम देयर एम, एम मतलब मीन। अब इसका बोलने का पूरा मतलब क्या था, देखो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास समझो ना कुछ नंबर से, कुछ भी नंबर्स ले लो, तुम्हारे पास समझो 5-6 नंबर से कुछ, ठीक है, तुम पहले सारे नंबर्स का ना मीन निकालो। सारे नंबर्स का क्या निकालो? मीन तो निकालने आता है ये सबको। अभी समझो मैं तुमको 5 नंबर दिया, मैंने बोला उसका मीन निकालो, मीन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सारे नंबर्स को ना उसके मीन से माइनस करो, सारे नंबर्स को उसके मीन से क्या करो? माइनस। जो आंसर आएगा ना उन सबको अब ऐड करो। पहले तुमने माइनस किया, माइनस किया मतलब तुमने क्या निकाला? डेविएशन। अब तुम सारे आंसर्स को ऐड करो, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ऑलवेज 0 आता है। क्या आता है? अब हम इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। चलो हम अपने मन से कुछ भी 4-5 नंबर्स ले लेते हैं। बोलो, कोई भी नंबर्स बोलो, लो बड़ा बड़ा नंबर लो। चलो 7, 18, 45, 108, 77। बस बस 5 बस करो, कितना भी लो, ऐसा 5 के लिए नहीं, कितना भी ले सकते हो, पर इतना ठीक है। चलो इसका मीन निकालो। 2325 कितना? 255 है, 255 ना? क्या यार, कोई डाउट? डिवाइड करो 51,
कोई दिक्कत समझ में आया सबको? ठीक है, देखो मेरे पास कुछ नंबर्स थे, पहले मैंने उसका मीन निकाला। क्या निकाला? अब मुझे क्या करने का बताओ? माइनस करना है। किससे माइनस करना है? मीन से। जो मीन निकाले तुम लोग, कितना निकाले? 51। सबको 51 से माइनस करो। 7 माइनस 51 कितना होता है? 44 ना। नेक्स्ट 33 माइनस 6 57 16 26 बराबर। लास्ट के दो प्लस में आएंगे, बाकी स्टार्टिंग के माइनस। एक बार अब इन सबको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? माइनस 44 माइनस 33 माइनस 6 प्लस 57 प्लस 26। पहले तुम वो प्लस वाले कर लो, फिर माइनस वाले करो। क्या आंसर है? आया सबको 0। पहले इनको कर लो, कितना आएगा? 91 में 83 और ये भी कितना आ रहा है? 83 माइनस 83 कितना हो गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो उसने लिखा था कि आपके पास कितने भी नंबर्स हो, अगर आप सबको उसके मीन से माइनस करोगे, सबको उसके मीन से क्या करोगे, और बाद में जब टोटल करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? कोई डाउट किसी को? ठीक है, समझा? उसी को देखो फॉर्मूले के टर्म में ना हम ऐसे बोलते हैं, हम लोग समेशन निकाल रहे हैं। किसका समेशन निकाल रहे हैं? एक्स आई माइनस एक्स बार। अच्छा, एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या समझा? पहले मैंने नंबर्स को उसके मीन से माइनस किया और फिर उसका टोटल लिया, तो उसका टोटल कितना आएगा? तो कभी कभी ना वो स्टेटमेंट नहीं पूछते, आपको सिर्फ ये लिख के देंगे, बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट ये कंबाइन मीन निकालने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कंबाइन मीन। क्या होता है कंबाइन मीन का फॉर्मूला? देखो क्या लिखा है, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या फॉर्मूला? वापस बोलो, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अच्छा 3 ग्रुप रहा ना, तो इसके आगे भी आ सकता है, डॉट 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 देखो लिखा है, मतलब n1 x1 n2 x2 n3 x3, फिर नीचे क्या आएगा? n1 n2 n3 बीच में प्लस। कोई डाउट? 4 रहेगा तो ऐसा आगे भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट sum of absolute deviation is minimum when the deviations are taken from median. Sum of absolute deviation is minimum. Deviation का मतलब तो पता ही है तुम लोग को। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस। मतलब इस बार जब आप माइनस करोगे ना, तो आपको ना एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। देखो डेविएशन क्या होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? जब देखो अगर मैं 5 का डेविएशन निकाल रहा हूँ 7 से, अगर मैं सिर्फ डेविएशन निकाल रहा हूँ तो आंसर -2 आएगा। पर अगर मैं एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहा हूँ इसका, तो एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब ये होता है, तो अब आंसर कितना आएगा? मॉड के बाहर सब कुछ क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब अगर मैं एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए बोलूंगा, तो जब आप आंसर लिखोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखने का है? तो ऊपर मैंने डेविएशन निकाला था तो माइनस में भी आया था, अगर मैं बोलता कि एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो तो सबका माइनस हट जाता। समझा सबको एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? ठीक है, अब देखो सब में बोल क्या रहे, एक बार वो प्रॉपर्टी पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम व्हाट? व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। बरोबर? Sum of absolute deviation is minimum when the deviations are taken from what? Median. इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एब्सोल्यूट डेविएशन निकालूं डेटा का, तो मुझे मिनिमम डेविएशन कभी आएगा? जब मैं मीडियन से निकालूंगा। किससे निकालूंगा? मतलब ये क्या बोलना चाहता है देखो, पहले वापस चलो मुझे नंबर्स बोलो, 4-5 नंबर्स कुछ बोलो, और रिपीट करके भी एक बार बोलना। बोलो ऐसे 4-5 नंबर्स बोलो कुछ भी, असेंडिंग ऑर्डर में बोलना, तो उतना काम थोड़ा इजी रहेगा। बोलो 6 7 8 12 12 18। ठीक है, चलो बस करते हैं, समझा इतना? ठीक है, अब इसका मीन निकालो ना। 63 बराबर, किससे डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे ना, 10 पॉइंट। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छा अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान देना। देखो हम लोग चाहे तो प्रॉपर्टी सेम टू सेम भी रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछेगा, और थोड़ा हम समझ लेते कि देखो ये क्या बोलना चाहता था। अभी ना नहीं, रुक जाओ, पहले मीन वाले करते। अब क्या करो, एक बार सारे नंबर्स को ना उसके मीन से माइनस करो, पर माइनस में आंसर नहीं लिखोगे। अगर माइनस में है तो भी किस में लिखोगे? प्लस में। क्यों? क्योंकि मैं एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहा हूँ। कौन सा निकाल रहा हूँ? तो चलो सबको 10.5 से माइनस करो, 6 को 10.5 से माइनस करो, कितना आएगा? नेक्स्ट
बरोबर ना? सबको ऐड करो, 11 और 9 ना 20, 20 ना, क्या आंसर है? 21 है। 8 4 12, 12 और ये 9, हाँ 21 बराबर 21। कितना है टोटल? याद रखना कि मीन से टोटल कितना आया, यहाँ तक समझे सबको? जब मैंने सारे नंबर्स का माइनस किया उसके मीन से तो मुझे टोटल कितना आया? अच्छा पहले तो 0 आता था ना, इस बार 21 क्यों है? ये एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहा हूँ मैं। क्या निकाल रहा हूँ? अगर यही मैं माइनस को कंसीडर करता हूँ तो कितना आंसर आता है? 0, क्योंकि माइनस को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो वो डेविएशन हुआ। डेविएशन हमेशा कितना आता है? 0। पर मैं एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट डेविएशन कितना है समझा सबको अभी तक? अभी मैंने मीन से निकाला, याद रखना कितना है? 21। अच्छा अब यही सेम काम मुझे एक बार मीडियन से करना है और एक बार मॉड से। तो अब चलो इसी को सेम मीडियन से करो। मुझे बताओ इस नंबर का मीडियन कितना आ रहा है? यही नंबर्स का मीडियन कितना होगा? क्या होगा मीडियन बताओ? मीडियन पता ना कैसे निकलता है? जो बीच के दो नंबर निकल रहे हैं, बीच के दो कौन है? 8 और 12। तो 8 + 12 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 10। अब सबको किससे माइनस करूंगा? 10 से। तो सबको 10 से माइनस करो, कितना आ रहा है? 4 3 2 2 2 कितना आ रहा है? 21। नंबर्स थोड़ा अलग लेना चाहिए था। मॉड से निकालो अभी। मॉड क्या था? सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 12। अब सबको 12 से माइनस करो, कितना आएगा? 6 को 12 से करूंगा, 6 5 कितना आ रहा है? अरे यार ये भी 21 ही आ रहा है। एग्जाम्पल लेने का मतलब ही नहीं निकला कुछ। कितना आ गया? ये भी 21। एक्चुअली इसमें ना बहुत एग्जाम्पल ट्राई करने पड़ते, जल्दी वो एग्जाम्पल मिलता ही नहीं है। मतलब क्या कर रहा था मैं समझा सबको? एक बार मैंने मीन से माइनस किया, एक बार मीडियन से माइनस किया और एक बार मॉड से माइनस किया। अब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ट्राई करोगे ना। अभी ये हमने गलती से ऐसे सम ले लिया जिसमें तीनों का टोटल सेम ही आ गया। तीनों को माइनस करके टोटल कितना है? सेम। और ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी अगर अगर कम ज्यादा आया ना तीनों, तो सबसे कम वाला आंसर में से किसका आएगा? मीडियन का आएगा। किसका आएगा? मीडियन। क्यों ऐसा? क्योंकि मीडियन सबसे बीच वाला नंबर रहेगा। तो सबसे बीच वाले नंबर से जब आप डेविएशन निकालोगे तो सबसे कम डेविएशन उसी से आता है। सबसे कम डिफरेंसेस किससे आएगा? मीडियन से। तो इस बार तो तीनों सेम आ गए, पर आप ऐसे और रैंडमली नंबर्स ट्राई करोगे ना तो आपको एक न एक बार ऐसा होगा कि जब आपको ना तीनों अलग अलग आंसर्स आएंगे। हर बार तीनों सेम नहीं आएंगे, वो इसी में बस हो गया। आप वापस से ट्राई करो, अब तीनों सेम नहीं आएगा। कोई भी नंबर ट्राई करो, कोई दो भी सेम आ सकते हैं। और या तो जब कम तीनों अलग अलग आएंगे ना तो सबसे कम वाला आंसर कौन सा आएगा? मीडियन। कौन सा आएगा? मीडियन। समझा? तो जब भी आप नंबर्स का डेविएशन निकालोगे उसके मीडियन से, कौन सा डेविएशन? एब्सोल्यूट डेविएशन। तो वो हमेशा क्या आता है? मिनिमम। क्या आता है? अच्छा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था और तुमने मुझे उसका आंसर भी बताया था। कौन सा क्वेश्चन था बताओगे? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, थियरी क्वेश्चन था, वो पीडीएफ वाले से किया था हमने। कौन सा क्वेश्चन था वो? जिस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तुमने यही प्रॉपर्टी यूज की थी और तुम्हें पता भी नहीं था कि तुमने प्रॉपर्टी यूज की। एक क्वेश्चन किया था हमने लास्ट लेक्चर, मतलब कल ही। वो एक बस स्टॉप वाला क्वेश्चन था, याद है? आप बोला था कि आपके पास 5 बिल्डिंग है, बिल्डिंग को नंबरिंग किया हमने 1 2 3 4 5। आपको बस स्टॉप लगाना है बीच में। आपको बस स्टॉप इस हिसाब से लगाना है कि सबके पास से मिनिमम डिस्टेंस आना चाहिए। सबके पास से क्या आना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस। तो आप बस स्टॉप लगाने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करोगे? तो क्या आंसर आया था अपना? मीडियन। क्या बोला था हमने आंसर? क्योंकि बीच में लगाएंगे ना मीडियन। अरे बस स्टॉप बीच में लगाओगे तभी तो सबसे नजदीक पड़ेगा ना। अभी समझो यही 5 बिल्डिंग है अपने पास लाइन से और मुझे इधर बस स्टॉप लगाना है, तो यहाँ लगाऊंगा तो लास्ट वालों के लिए तो सबसे दूर पड़ेगा और लास्ट में लगाऊंगा तो इनके लिए सबसे दूर पड़ेगा। तो कहाँ लगाऊंगा? बीच में। कॉमन सेंस। तो तुमने यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया था? मीडियन वाला। इसी प्रॉपर्टी का। क्या ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम आता है। सबसे कम कब आता है? जब मैं किधर क्या यूज करता हूँ? मीडियन। तो मतलब तुम मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करके जब बस स्टॉप लगाते तो सबके पास से मिनिमम डिस्टेंस आता। सबके पास से क्या आता? कम से कम डिस्टेंस आता है, इसलिए तो वही तो लिखा था उसमें। समझा? तो सेम ही चीज था। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। इस टॉपिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है हमेशा। एक या दो क्वेश्चन पिछली बार पेपर में से 2-3 क्वेश्चन मेरे को इसके ऊपर दिख रहे। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखने का, इसके अंदर 2 वैल्यू देगा, सब्स्टिट्यूट करने का और सॉल्व करके निकाल देने का। इतना इजी क्वेश्चन।
ये रिलेशन याद रखना, 10th में भी देख रहोगे। क्या रिलेशन? देखो, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड का क्या रिलेशन होता है? अब दोनों में से कोई भी याद रख लो। पहला रिलेशन क्या दिया है? मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, बराबर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो नीचे वाला आंसर आएगा। अब दोनों में से कोई भी एक याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। दोनों में से कोई भी याद रख लेना, चल जाएगा, ठीक है। दोनों याद रखोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं लोग, ऐसा लिख के देंगे कि मॉड इक्वल्स टू डैश टाइम मीडियन एंड डैश टाइम मीन। तो यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा, यहाँ पे, समझा? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो ऑप्शन देगा 3,2, 2,3, 1,4, ऐसा कुछ भी देगा। तो क्या आएगा? 3,2। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, समझा? अच्छा, एग्जाम में सम कैसे आएगा? एकदम इजी क्वेश्चन, आपको मीडियन देगा, मीन देगा, बोलेगा आंसर निकालो। जैसे आपको बोल देगा कि मीडियन समझो 20 है, मीन आपका 10 है, तो मॉड कितना होगा? तो मीडियन 20 है तो इसमें रखो 3 इंटू 20। मीन 10 है तो इसमें रखो 60 माइनस 20, कितना आएगा आंसर? हो गया। दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, तो उसमें रख के निकाल लो विदाउट, ठीक है। ऊपर वाला रिलेशन देखो, ये तो इजी था, याद रखना। ऊपर वाले रिलेशन को ना ऐसे शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो, मी मो मिमी, मी मो मी मी। हाँ, ऐसे वो बोलने में भी थोड़ा, और ये सब वर्ड जल्दी याद हो जाते हैं। मी मो मी मी, मी मो मी मी। तो मी मतलब मीन, मो मतलब मॉड, फिर 3 टाइम्स मी मी मतलब मी माइनस मीडियन, विदाउट मीमो मीमी, ठीक है। और नीचे वाला भी याद रख लेना, ठीक है। कोई डाउट है किसको अभी तक? ठीक है। अभी एक बार वापस से मुझे बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखा। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस किया था, बताओ जो भी था। हाँ बोलो, क्या था? ऑल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। क्या मतलब होता है इसका? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबका फर्क पड़ता है। वेरी गुड। मतलब अगर मैं सारे नंबर को इंक्रीज कर रहा हूँ 10 से, तो मीन क्या होगा? इंक्रीज होगा। सारे नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, डाउट, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे फिर मैंने पहले प्रॉपर्टी क्या बताया था? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन मीन मीडियन मॉड इज आल्सो सेम। सारे नंबर से सेम है तो मीन मीडियन मॉड भी क्या होगा? सेम, ठीक है। याद होना चाहिए सब आपको। उसके बाद नीचे क्या बताया था, बताओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखा था? वो डेविएशन वाला। एब्सोल्यूट तो नीचे आता है, डेविएशन वाला। सम ऑफ डेविएशन व्हेन टेकन फ्रॉम मीन इज व्हाट? 0। मीन से जब हम डेविएशन निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 0। और मीडियन से निकालते हो तो क्या आता है? मिनिमम। मीन से निकालते हो तो 0 और मीडियन से निकालते हो तो क्या आता है? फिर हमने एक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था, बताओ? n1 x1 n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। कोई डाउट किसी को? ठीक है, सब हो गया। ये भी रिलेशन याद रहेगा सबको, ठीक है। अब हम लोग मीन मीडियन मॉड की एक एक की प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से देखने वाले, तो एकदम ध्यान देना। देखो क्या लिखा है, देखो मीन के बारे में अब बता, हम लोग तीनों का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना। मीन के बारे में देख लेते हैं कि मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज व्हाट? एएम। एएम और मीन दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होने का उसमें, ठीक है। आपको क्या बोले कि सबसे बेस्ट, अगर मैं बोलूँ कि सब में तीनों में सबसे बेस्ट कौन है, तो सबसे बेस्ट कौन है? मीन। कौन है? आपको पूछेगा बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है, तो तीनों में सबसे बेस्ट कौन है? कौन तीनों? मीन मीडियन मॉड, नहीं तो विराट कोहली धोनी रोहित बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज रिजिडली डिफाइंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इजी टू कॉम्प्रिहेंड वो तो फालतू ही है, सिंपल टू कैलकुलेट वो भी हम अपना दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। एंड अमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि मीन जो होता है वो सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये सब चीजें तुम्हें पता है, सही बात है ना। देखो अच्छा, जब मीन निकालते हो तो सारे नंबर्स यूज करते हो ना, सारे नंबर्स को ही प्लस करते हो, कुछ छोड़ते हो क्या? पर मीडियन निकालते हो तो सबको प्लस करते हो क्या? किसको लेते हो? सिर्फ बीच वाले। मतलब मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है क्या? मीन सारे के ऊपर होता है। मॉड होता है क्या सारे के ऊपर? मॉड में भी हम किसको लेते हैं? जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, सारे नंबर्स लेते हैं क्या? तो मीन इकलौता ऐसा है जो सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है, बाकी सब सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं होते। सबको क्लियर है इतना? ठीक है, आगे। इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब पहले मैं ये वर्ड्स एक्सप्लेन करता हूं। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या बोल रहे, देखो ये
इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मीन को ना सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मीन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब देखो क्या, इस सैंपल का मतलब क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट किया हमने वो सैंपल हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मीन को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं पहले 10 लोगों का एवरेज निकाल रहा था और अब 100 लोगों का एवरेज निकाल रहा हूँ, पहले 10 लोगों का एवरेज निकाल रहा था, अब 100 लोगों का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो इसका सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, मीन को। मीडियन को सबसे लीस्ट फर्क पड़ता है या तो 9 के बराबर फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि मीडियन तो बीच वाले को ही पकड़ने वाला है। तुम उसको 100 नंबर दो या 1000 नंबर दो या 1 लाख नंबर दो, वो किसको देखेगा, बीच का एक नंबर। और मीन, मीन को तो सबको लेके चलना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें बोलूं कि 100 नंबर का मीन निकाल, तो 100 नंबर कैलसी पे जोड़ना पड़ेगा, कितना बड़ा त्रास हो गया, बराबर। पर अगर ये बोलूंगा मीडियन निकालने के लिए, तो मीडियन निकालने के लिए उतना मेहनत करना है क्या तुम्हें, उसके लिए तो बीच वाले देखने कैसे, समझा कि नहीं समझा। तो मीन निकालने के लिए आपको सब करना पड़ेगा, पर मीडियन के लिए कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं। मॉड के लिए भी चेंजेस नहीं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन वैल्यू ढूंढना है। तो मेन मेहनत किस में पड़ेगा आपको, मीन में। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में सबसे ज्यादा फर्क आंसर में किस पे पड़ता है, मीन को। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है, मीन को, समझा, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड है जो इसमें लिखा नहीं है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन देखो क्या होता है, जैसे समझो ना इस क्लास में सब बच्चे जो बैठे हैं समझो 40-45 किलो वाले, ठीक है। जैसे समझो सबका वेट 40 kg 45 kg है, ठीक है। अब समझो मैंने बाहर से 4-5 लोग को लाया, सब 150-200 वाले, 150 kg 200 kg ऐसे वाले सब, ठीक है। अच्छा इनको लाऊंगा तो तुम्हारा एवरेज क्या हो जाएगा, एकदम से बूस्ट हो जाएगा ना। अभी कोई प्लेयर हर मैच में 40 रन मारे और सडनली 2 मैच में 200-200 मार दे, तो उसका एवरेज बूस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो 2-3 बच्चे जो आएंगे सब 150-200 किलो वाले, उनसे तुम्हारा एवरेज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, एकदम अलग ही एवरेज हो जाएगा। मतलब समझो तुम 80-90 के एवरेज पे आ जाओगे, ठीक है। अच्छा अब सोचो ना 80-90 का एवरेज मतलब क्या समझा कि हर बच्चे का वेट ना एवरेज वेट 80 दिखा रहा है, बट जबकि एक्चुअल में तो वेट कितना था एवरेज 40-45। सिर्फ 2-3 ही एक्सेप्शन थे, बाकी देखा जाए तो सबका एवरेज वेट कितना था 40-45। तो वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आने की वजह से किसको फर्क पड़ा ज्यादा, मीन को। अच्छा मीडियन को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, मीडियन को तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, जब मैं अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा किलो वाले सब किधर रहेंगे, एकदम लास्ट में रहेंगे, तो उनको लेने वाले क्या मीडियन निकालने में, तो उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अभी समझो मैंने सब 40 किलो वाले 40-45 किलो वाले उनको अरेंज किया, और लास्ट में वो 2-3 लोग जो आए थे 150-200 किलो वाले उनको रखा, तो जब मैं मीडियन निकालूंगा तो 150-200 वाले को लूंगा क्या, मीडियन तो बीच वाले को लूंगा ना। तो बीच वाला तो अभी भी कौन है 40-45 kg वाला। तो इसका मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, मीन को, और किसको नहीं पड़ेगा, मीडियन को। मीडियन को एकदम लीस्ट फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो अब तक हमने देखो मीन में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे बेस्ट कौन होता है तीनों में, मीन सबसे बेस्ट कौन है। फिर हमने पढ़ा कि मीन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है, बाकी कोई होता है कि सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं। अच्छा मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो भी याद रखना, मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होता है और किसी का भी नहीं होता है। बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि मीन ही सबको लेके चलते हैं, मीन ही सारे नंबर को लेके चलता है। जो सबको लेके चलता है उसी की सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो मीन सबको लेके चलता है, तो मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होगी। मीडियन की होगी, मॉड की होगी, नहीं होगी, समझा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है, मीन को। सबसे कम किसको पड़ता है, मीडियन, या नहीं किसको पड़ता है, मीडियन को, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम पढ़ो देखो क्या लिखा है, मीन कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। मीन कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब क्या बोलना चाहता है देखो ये, कि मीन को ना ओपन, देखो एक क्वेश्चन होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अभी हमने क्या बोला था कि मीन सबसे बेस्ट मेथड है, बराबर, पर बेस्ट भी कहीं ना कहीं फेल होता है। जो बेस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है जहां पे ना मीन बेस्ट मेथड नहीं होता, जहां पे हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्वेश्चन कौन होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्या होता है, अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, ओपन एंड क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जिस क्वेश्चन में लेस देन मोर देन वर्ड आता है। एकदम ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में लेस देन मोर देन आता है, हमने किया ना टेबल वाला सम, आपको बोलता था लेस देन 10 लेस देन 20। तो जिस क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन वर्ड आता है उस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में मीन निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या निकालते हो, मीडियन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड कौन है, मीडियन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बेस्ट मेथड कौन है, तो मीन भी होता है मीडियन भी होता है, दोनों बेस्ट है। बोलोगे सर दोनों बेस्ट कैसे, हर सम के लिए बेस्ट कौन है, मीन, पर ओपन एंड क्वेश्चन है तो उसके लिए कौन है,
मीडियन। तो देखना किसका पूछा, अगर आपको बोला कि बेस्ट मेथड कौन है तो मीन, पर ऐसा बोला कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेथड कौन है तो मीडियन। अच्छा, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में हम मीन क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने बोला ना कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन में मीन नहीं निकाल सकते, वहां पे मीडियन जीत जाता है। तो ऐसा क्यों? क्यों? देखो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? जो ऐसा आता है लेस देन 10, ठीक है, या समझो ऐसा ले लिया लेस देन 50, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, ठीक है, और इधर लिख दिया मोर देन 80। इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मीन क्यों नहीं निकाल सकता? इस क्वेश्चन में मीन क्यों नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकता? सुनो, देखो, समझो ये ना वेट है, ये सबका वेट है कि लेस देन 50 में कितने लोग हैं, 50 से 59 केजी में कितने लोग हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं बोलूंगा लेस देन 50 तो तुम तो इस सम को कैसे सॉल्व करते थे? माने तुम ऐसे करते थे, इसके पहले वाला नंबर क्या आएगा 40 से लेके, और इसको क्या लिखते थे? पर ये तो अजम्पशन ही हो गया ना, जरूरी थोड़ी है कि अच्छा 40, अगर मैं इस क्लास का ही वेट लूं तो जरूरी थोड़ी है कि 49 से लेस बोला तो मतलब वो 40 तक ही रहेगा। हो सकता है 45 तक ही रहे, 45 केजी के नीचे वाला कोई रहे ही नहीं, मतलब हो सकता था ना कि ये 45 से 49 ही होता। अब तुम बोलोगे सर कैसे, गैप सेम होना चाहिए ना, तो ये हमारा अजम्पशन है कि गैप सेम होना चाहिए, मतलब ये मैं अज्यूम करता हूँ, मतलब हमने बचपन से यही करते हैं कि गैप सेम लेते लेते आए, तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि सब जगह 10-10 का गैप है, तो इधर भी क्या होगा, वही गैप होगा, बराबर, समझा? पर ये हमारा एजम्पशन है, बराबर, वो अलग भी तो हो सकता है ना गैप, ठीक है। हो सकता था कि 49 से कम वाले में सिर्फ 45 केजी तक ही लोगे, तो फिर मैं क्लास क्या लूंगा, 45 से 49 ही लूंगा ना, समझा कि नहीं समझा? तो मीन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, समझा? तो इसलिए ये क्वेश्चन पर अजम्पशन बेस्ड हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, मीडियन। अब बोलोगे सर मीडियन इसको कैसे ओवरकम करता रहेगा? मीडियन जब आप निकालते हो तो बीच वाले को सिलेक्ट करते हो, मीडियन को इधर क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मीडियन तो बीच वाले को लेके करता है ना। मीडियन में आप ये एल लोगे, ये एफ लोगे, इसके पहले वाला सी एफ लोगे, इसका कुछ काम है क्या मीडियन में? इसका कुछ काम है क्या? तो मीडियन में ये एजम्पशन हमें करना ही नहीं पड़ता, तो इसलिए मीडियन को सबसे बेस्ट बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन में भी लेस देन मोर देन है उस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट कौन है? मीडियन। सबको समझा? ठीक है, नेक्स्ट। चलो मीन का सबको सब याद रहेगा, एक बार फटाफट मुझे बताओ क्या क्या बोला मैंने। सबसे बेस्ट है, सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का। और ओपन एंड क्लासिफिकेशन में सबसे बेस्ट कौन है? अच्छा, और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं होती है? होती है, वेरी गुड। अब इसका समझ गया तो मीडियन मॉड तुम खुद ही से बोल सकते हो। देखो, मीडियन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं होती है? नहीं होती, होती कि नहीं होती? नहीं होती। मैंने बोला सिर्फ मीन की होती है, मतलब मीडियन मॉड की। अच्छा, मीन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है, तो मीडियन मॉड होता है क्या? नहीं होता है। और इसमें मीडियन कहाँ पे बेस्ट होता है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, मीडियन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का फर्क नहीं पड़ता है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट, मॉड। मॉड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंटर डेंसिटी। अब ये पॉपुलर वर्ड याद रखना, पता नहीं क्यों पॉपुलर लिखा इन्होंने, पर अब भाई ने बोला तो याद रखने का, ठीक है। क्या पता फिर एग्जाम में पूछ ले कि तीनों में सबसे पॉपुलर मेथड कौन है, तो सबसे पॉपुलर बोला तो कौन है? मॉड। कौन है? सबको क्लियर है? ठीक है, देखो अब आगे पढ़ो। मॉड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंटर डेंसिटी बट देयर आर केसेस व्हेन मॉड रिमेन्स अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है? कुछ केसेस होते हैं जहां पे मॉड अनडिफाइंड होता है, मतलब क्या? काम नहीं कर, निकाल नहीं सकते। वेरी गुड। कैसे? बराबर। अभी जैसे अगर मैं समझो तुमको 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिया, मैंने बोला इसका मीन निकालो, निकाल सकते हो? मीडियन निकालो, निकाल सकते हो? बीच का नंबर मॉड निकालो, है क्या कोई मॉड? क्यों? कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, समझा? हर सम का मीन निकाल सकते हो तुम, हर सम का मीडियन भी निकाल सकते हो, पर हर सम का मॉड निकाल सकते हो क्या? इसका मॉड निकाल पाए क्या? नहीं। तो उसने वही लिखा है कि देयर आर केसेस व्हेन मॉड रिमेन्स, मतलब कुछ केसेस में मॉड अनडिफाइंड होता है, ठीक है। आगे फिर वही मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? पहले डिस्कस कर लिया हमने। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का फर्क पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क मीन को पड़ता है, मीडियन को एकदम नहीं फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता है, मॉड को थोड़ा कम फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का फर्क पड़ता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का भी फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, मतलब सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? मीन को, क्योंकि सबको लेके चलते हैं।
मीडियन को एकदम लीस्ट या नहीं, मॉड को फर्क पड़ता है, बस इतना देखना। वही लिखा है ना, देखो इसने मॉड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, लास्ट है मॉड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग, तो उसको अफेक्ट पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता है, पर मीडियन में नहीं फर्क पड़ता था। सबको समझा? फिर ये AMGM का फॉर्मूला पता है सबको? चलो 2 नंबर का AMGM का फॉर्मूला बताओ क्या था? A प्लस बी अपॉन 2 GM का रूट AB HM का 2AB अपॉन A प्लस बी। पर ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर 2 से ज्यादा नंबर दिया तो मीन कैसे निकालते? AM कैसे निकालते? सबको प्लस करके डिवाइड बाय n। GM कैसे निकालते थे? सबको मल्टीप्लाई करके पावर क्या लेते थे? 1 अपॉन जितने नंबर रहेंगे, 3 नंबर है तो 1/3, 4 नंबर है तो 1/4, 5 नंबर है तो 1/5। HM कैसे निकालते थे? 4 नंबर दिया और HM बोला निकालने के लिए, कैसे निकालोगे? पर 4 नीचे क्या है? 1 अपॉन पहला नंबर, 1 अपॉन दूसरा नंबर, 1 अपॉन तीसरा नंबर, 1 अपॉन, इसको सॉल्व करने का। ठीक है, कोई डाउट? ये हो गया ऐसा क्यों बेटा? बोलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा AMGM HM की सम हमने लास्ट टाइम किए थे ना, देखो ना ये सामने लिखा हुआ है, कल हमने ये किया था बराबर। ठीक है, अभी इसमें एक चीज ध्यान दो ना, देखो इनका एक बार आंसर देखो ना सबका। 7.5 ये मत देखो, HM ये था ना, तो दूसरा सम का निकाला था। इन तीनों आंसर को देखो ना, 7.5 6.64 5.76, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? क्या कम होते जा रहे हैं? इसका मतलब कोई भी सम हो उसमें सबसे बड़ा AM आता है, फिर GM आता है, फिर HM आता है। कोई भी सम ट्राई करके देख लो, सबसे बड़ा AM, फिर GM, फिर HM। कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्या लिखा है देखो इसमें, रिलेशन बिटवीन AM GM HM, रिलेशन बिटवीन AM GM HM। ठीक है, अभी देखो हमने अभी तो पहले एक तो वो देख लिया कि रिलेशन, देखो पहले तो इसमें क्या दिया है, G² इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, AH। इसका मतलब देखो क्या होता है कि कोई भी अगर आप सम में AM निकाल रहे हो, GM निकाल रहे हो, HM निकाल रहे हो। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लो। चलो मैंने 6 ले लिया और एक, हाँ वो चल जाएगा, उससे भी चल जाएगा। ठीक है, हम वापस से ले लेते, चलो चलो 4 और 9 ले लिया, रूट निकले जिसका फटाफट, मैंने 4 और 9 ले लिया। अब इसका AM निकालो कितना आएगा, फटाफट निकालो कितना आएगा ये, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 4 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? GM निकालो, HM निकालो, 2 × 4 × 9 कितना आएगा आंसर? कितना? 4.15 क्या होता है? कितना आ रहा है? 4.15। कितना आ रहा है? 5 ठीक है। अच्छा एक काम करो ना, देखो ये इसका स्क्वायर करो ना, G का स्क्वायर करो कितना होगा? इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा? और ये जो होगा ना देखो, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा? मतलब आ गया ना ऑलमोस्ट। क्यों थोड़ा फर्क है? क्योंकि ये 5.5 आगे भी तो आ रहा था ना पॉइंट पे, समझा? तो देखो ना, कभी भी G का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। G स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AM × HM के। G स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AM × HM। कोई डाउट किसी को? समझा सबको? तो यही ये फॉर्मूला बोल रहा था, देखो कोई भी सम हो उसका AMGM HM, अगर देखो कोई भी सम में AMGM HM का रिलेशन क्या होता है? G स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? AM × HM के। उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर एनी 2 नंबर्स AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। कोई भी सम में सबसे बड़ा AM होता है, फिर GM होता है, फिर क्या होता है? HM। पर वो तीनों लाइनें थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसको बना कभी कभी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन देते। पता देखो मैंने क्या बोला कि अगर देखो
दो अलग अलग नंबर है, जैसे यही वाला देख लो एग्जांपल, मैंने दोनों अलग अलग नंबर लिया था, 4 और 9 अलग अलग नंबर लिया था। तो जब मैंने एएम जीएम एचएम निकाला तो देखो क्या है, एएम सबसे बड़ा, फिर जीएम आया, फिर एचएम आया। अच्छा अगर मैं दोनों सेम सेम नंबर लेता तो क्या होता, अगर मैं दोनों 4 4 लेता तो एएम भी 4 जीएम भी 4, तो तीनों इक्वल आते। मतलब अगर दोनों नंबर्स इक्वल है तो एएम जीएम एचएम क्या होगा, तो ये, और दोनों अलग अलग है तो ये, और नंबर के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो आपको एग्जाम में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है। अगर आपको ऐसे बोला इसने सब में कि फॉर टू डिफरेंट नंबर्स, अगर दो अलग अलग नंबर है तो एएम जीएम एचएम में क्या रिलेशन होगा, तो एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, बराबर। अच्छा इक्वल नंबर्स बोले तो इक्वल होंगे, इक्वल बोला तो इक्वल होंगे, अलग अलग बोला तो ग्रेटर होंगे। और कुछ भी नहीं बोला, अगर मैंने बोला कि कोई भी दो नंबर है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइंट करके क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ऊपर वाला लिखोगे। तो स्टेटमेंट याद रखना, अगर आपको बोला फॉर टू डिस्टिंक्ट नंबर तो बीच वाला लिखोगे, फॉर टू इक्वल नंबर्स और फॉर एनी टू नंबर। समझा सबको, ठीक है। एग्जाम में आपको तीनों ऑप्शन दिया रहेगा, बाद में आपको पढ़ के लगेगा सर ने तो तीनों ही दिया था, तो कौन सा कब दिया था वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये थोड़ा सा पढ़ लो फिर खत्म अपना। जीएम एंड एचएम लाइक एएम possess द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, सबकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, एएम की भी होती है, जीएम की भी होती है, एचएम की भी होती है। एएम जीएम एचएम तीनों की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, इतना समझा। आगे क्यों, अच्छा तीनों की होती है, किसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो सारे नंबर्स के ऊपर होता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज उसी की होती है जो सारे नंबर्स के ऊपर होता है। जब आप एएम निकालते हो तो सारे नंबर्स लेते हो ना, जीएम निकालते हो तो किसी को छोड़ते हो क्या, फिर से सारे नंबर्स लेते हो, एचएम निकालते हो तो एएम जीएम एचएम तीनों ही निकालते टाइम हम सारे नंबर्स यूज करते हैं, तो इसलिए सबकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है। आगे, फिर ये तो काम नहीं है इसका। अच्छा ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सही बात है ना, सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। आगे, but they are difficult to comprehend and compute and such have limited application for the computation of average rate ratio and, ये इतना काम का नहीं, उसको मैंने नीचे थोड़ा और क्लियर लिखा है, तो ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नीचे मैंने यूजेस लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछेंगे, एवरेज एक्सपेंसेस एवरेज स्कोर निकालना है मुझे, तो आप क्या यूज करोगे, तो एएम। प्रोपोर्शन परसेंटेजेस रेट, रेट भी ले लो यहाँ पे, प्रोपोर्शन परसेंटेजेस रेट, अगर ये सब चीजें निकालनी तो क्या यूज करोगे, टीएम। स्पीड टाइम रेट प्राइसेस, ये सब निकालना तो क्या यूज करोगे, एचएम। ये एएम जीएम एचएम का एप्लीकेशन है, एएम कहाँ पे यूज करोगे, जीएम कहाँ पे यूज करोगे, एचएम कहाँ पे यूज करोगे। क्लियर सबको, ठीक है। एक पीडीएफ में और दिखा रहा हूँ आपको, वहां पे ना सबके यूजेस और क्लियर लिखे रहेंगे, एक बार हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये सब थोड़ा डिटेल में आपको प्रॉपर्टीज लिख के दिया कि किसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। एग्जाम में ना बहुत बार ना इसमें से क्वेश्चन आए हैं आपको, पता आपको, देखो हर बार थियरी क्वेश्चन मैंने इनमें से कुछ भी उठा के दे देते। जैसे आपको देखो एक बार क्वेश्चन में आया था कि मॉडल साइज ऑफ कॉलर के लिए आप क्या यूज करोगे, तो मॉड आएगा। तो ये जो भी मैंने अंडरलाइन करके दिया वो एक बार आप बस रीड कर लेना, और वो याद रखना है कि कौन सा किस में है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट हुए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो अगर आपने मीडियन और मॉड को पढ़ा रहेगा, मीडियन एंड मॉड को, तो वहां पे एक वर्ड लिखा है पोजिशनल एवरेज, क्या लिखा है, मीडियन जो है और मॉड जो है ना, इनको हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। क्यों पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या समझा, इनका, हाँ इनका जो आंसर होता है वो एक पोजीशन होता है ना, मतलब अब ऐसे बोल सकते हो कि मीन जो मीडियन जो आता है वो उन्हीं नंबर में से कुछ आता है ना, मॉड भी जो आता है वो उसी नंबर में से कुछ आता है ना, पर मीन जो आता है वो उसी नंबर में से आता है क्या, नहीं। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मीडियन देखो ना, अगर मीडियन की आप बात करो तो मीडियन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बीच का एवरेज हो जाता है, ठीक है, या पोजीशंस का एवरेज हो जाता है, पर एक्चुअल में उन्हीं नंबर्स में से आता है ना। मॉड भी यही होता है कि जो डेटा दिया उसी में से आता है, पर मीन जो डेटा दिया उसी में से आता है क्या। अभी अगर मैं सबको सब नंबर्स दूंगा और बोलूंगा मीन निकालने के लिए, तो जो आंसर आएगा वो उन्हीं में से कुछ आएगा, नहीं। अभी विराट कोहली का समझो एवरेज है 63.5, तो उसने मतलब किसी इनिंग में 63.5 रन मारे क्या, नहीं ना, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो वैसे ही बाकी ये देख लो ना, इसने लास्ट टाइम क्या लिखा था, मॉडल साइज ऑफ शूज, मॉडल साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडल साइज ऑफ कॉलर, ये सब में भी हम किसको यूज करते हैं, मॉड को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं। अभी कैसे इसमें मॉड को यूज करते रहेंगे, अभी अगर मैं आपको बोलूं आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो और उसमें मॉड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, कैसे, क्यों मॉड का
कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। देखो मीन तो होगा भी नहीं, पहली बात तो मीन पॉइंट्स में आता है, पॉइंट वाले साइज का कपड़ा थोड़ी पहनते हम। जो सबसे ज्यादा रिपीटेड साइज आप पहनते हो वही लेते हो ना, मोस्ट रिपीटेड साइज जो आपको फिट होता रहेगा वही आप ट्राई करते हो, वही लेते रहोगे। तो मॉडल साइज ऑफ शूज हो गया, मॉडल साइज ऑफ कॉलर हो गया, शूज सेलेक्ट करने के लिए, गारमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, मॉड का। कौन सा यूज करते हो, मॉड का। तो ये सब वर्ड्स याद रखो, आपको एज इट इज पूछेंगे कि शूज सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो कौन सा यूज करते हो, मॉड यूज करते हो, ठीक है। रेट, अगर रेट वगैरह बोला तो रेट के आप कौन सा यूज करते हो, जीएमबी है, एचएमपी है। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या लिखा था मैंने, एवरेज स्पीड किस में लिखा था, एचएम। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एचएम। तो याद रखना, कभी अगर मैंने आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला तो आप एम मत लगाना, क्या लगाना, एचएम। अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि समझो मैं यहाँ पे ना, यहाँ से नालासोपारा जा रहा हूँ 40 की स्पीड में, और नालासोपारा से यहाँ वापस आ रहा हूँ 60 की स्पीड में, तो मेरा एवरेज स्पीड कितना हुआ, सब लोग बोलेंगे 50, 40 जाने का 60 आने का, तो 40 + 60 डिवाइड बाई 2। अरे गलत हो गया, ये नहीं होता है स्पीड में ना, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। कैसे करना पड़ता है स्पीड वाले में, आपको एच एम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ता है, एच एम। अच्छा, एच एम ही क्यों निकालते हैं ना, वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी जैसे कोई ऐसा सोच रहा है कि तो इसमें एच एम ही क्यों निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग देखते हैं, समझो अब यहाँ से ना विरार से नालोसपारा जा रहे हो, कितनी स्पीड में जा रहे हो, 40 की स्पीड से। आ क्या स्पीड से रहे हो, अब कोई बच्चा बोलेगा बोलेगा सर तो 50 का एवरेज हो ना मेरा, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, मेरा एवरेज तो वही हुआ, ठीक है। पर 50 का ही एवरेज होगा, पर एवरेज 50 का नहीं होता है। क्यों, देखो चलो एक डिस्टेंस अज्यूम कर लो, एक ऐसा कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लो ना, विरार और नारायणसभा के बीच का कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लो, कोई भी ले लो, कुछ भी लोगे तो भी आंसर आएगा। पर आप ऐसा कोई नंबर लिए ना जो इन दोनों से डिवाइड होने वाला रहा, तो थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो समझो मैं ले लेता हूँ ना कि विरार से नालासोपारा 120 किलोमीटर है, अज्यूम किया मैंने कि समझो विरार से नालासोपारा 120 किलोमीटर है। विरार से नालासोपारा कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। यहां तक समझा सबको, ठीक है। विरार से नालासोपारा कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, अगर विरार से नालासोपारा 120 किलोमीटर है और आप स्कूटी से लेके जा, स्कूटी से वहां पे जा रहे हो, आपको कितना टाइम लगा रहेगा नालासोपारा पहुंचने में। आप एकदम इमेजिन करो कि आप स्कूटी चला के यहाँ से नालासोपारा जा रहे हो, 40 की स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा आपको। अरे नहीं, एक्चुअल में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक्चुअल में 120 किलोमीटर भी तो नहीं है ना नालासोपारा, वो भी तो देख, मैंने 120 किलोमीटर दिए, तुझे स्कूटी दिया, तुझे 40 की स्पीड में जाने का है, तो 120 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऐसा या वाला मत बोलो आंसर, क्योंकि तुमको मैंने सब बता दिया, तो तुमको एग्जैक्ट आंसर बताने का 3 घंटा। अरे अरे 40 की स्पीड से जा रहे हो, 1 घंटे बाद 40, फिर 40, फिर 40, तो 3 घंटे में 120 हो गया ना। तो देखो जाते टाइम तुम्हें कितना टाइम लगा, जाते टाइम तुम्हें कितना लगा, जाते टाइम कितना लगा, 3 घंटे। याद रखना, जाते टाइम कितना लगा, 3 आवर्स। आते टाइम कितना लगेगा, क्यों 2 घंटे, 60 की स्पीड से आ रहे हो, तो 60 60 120 हो गया ना, आते टाइम 2 घंटे। अच्छा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया तुमने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 120 गए 120 आए, तो टोटल डिस्टेंस 240। कितने टाइम में किया, 5 घंटे में। कट कर लो, कितना आएगा, 40 है ना। और यही सेम आंसर आता आपको बिना मगजमारी किया, आप कौन सा अगर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एचएम का। तो एचएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 जाने का स्पीड 40 60, 40 + 60, 480 अपॉन 4800 अपॉन, आ गया 48। मतलब जो एवरेज स्पीड होता है वो एचएम से निकलता है, किससे निकलता है। तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, कभी भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला क्या निकालेंगे, हमेशा एचएम। डाउट। अभी मुझे बताओ, आप जा रहे हो 500 की स्पीड से, आ रहे हो 700 की स्पीड से, जा रहे हो 500 की स्पीड से, आ रहे हो 700 की स्पीड से, तो आपका एवरेज स्पीड कितना होगा, निकालो फटाफट।